सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कम समय में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम लोग देख लेंगे 1969 से 1974 तक। और 1952 में पहली बार भारत दुनिया का पहला देश बना जिन्होंने परिवार नियोजन की बात की। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया। तो इसका हो जाएगा 1964। क्या हो जाएगा 1964। कृषि लागत मूल्य आयोग जिसका स्थापना 1965 में होता है, अभी तक वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया। यहीं पर न किसान बिल को लेकर जो हंगामा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुंदरी वृक्ष, नाम ही से लग रहा है सुंदरी वृक्ष यानी इसी से सुंदर वन हुआ, निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो ये हो जाएगा ज्वारीय वन। कौन वन? ज्वारीय वन। सुंदरी वृक्ष से ही सुंदर वन, यानी जब भी सुंदर वन आ जाएगा तो मैग्रोव वन हम लोग समझेंगे और पश्चिम बंगाल। तो ज्वारीय वन सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार। हम ज्यादातर बोलेंगे एक्सप्लेनेशन, ऐसे में अगर लिखेंगे तो आपकी समय व्यर्थ होगा, इसलिए समय को देखते हुए जरा बात पर ध्यान रखेंगे, सारा चीज समझ आएगा, दिमागों में फिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। काराकोरम के तो बारे में जानते हैं आप, ऊपरी है जम्मू कश्मीर। हिंदू कुश ये जो है पीओके, उत्तरी पीओके क्षेत्र में है, और कुनबुन जो कि चीन आस्काई क्षेत्र में है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को हम लोग कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर। कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ वाला जो चाय पीते हैं ना, कलर। कलर मिट्टी का दूसरा नाम है ऊसरा मिट्टी। क्या नाम है? ऊसरा मिट्टी। और क्षारीय मृदा जो सबसे ज्यादा गुजरात में। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है खादर और बांगर, ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती। तो ये क्या हो जाएगा? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये अफ्रीका और एशिया को सीमा बनाता है। ठीक है, और भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर 1869 में चालू किया गया और जिसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा जब भी कह दे तो नथुला दारा हो जाएगा। नथुला दारा कहाँ है? सिक्किम में, और इसका ऊंचाई है 4310 मीटर। तो ये तो हो गया सर्वाधिक ऊंचाई दारा। सबसे ऊंचा झील कह देगा तो चलामू झील, ये भी सिक्किम में ही है। कह देगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा केटू यानी काराकोरम। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट की बात कह देगा तो हम लोग सिंगापुर जानेंगे। क्या? सिंगापुर। भूमध्य रेखा से 13 देश गुजरता है और 3 महादेश। कौन कौन महादेश? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया भूमध्य रेखा के निकट शहर। कर्क रेखा के निकट कह देगा तो रांची। समझे ना? ध्यान रखेंगे। अगला, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN अगर बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। ठीक है, और इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को होता है। ये पहली बार तब सुर्खियों में आया जब 1964 में रेड डाटा बुक पब्लिश किया। समझ रहे ना? ध्यान रखेंगे। रामसर संधि भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि
तो ये किए थे 1 फरवरी 1982 को। जरा इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा जान लेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। 2 फरवरी 1971 का वो दिन था जब रामसर शहर ईरान का, उसी में सम्मेलन हुआ, आर्द्र भूमि संरक्षण की बात की गई। लेकिन इससे बात नहीं बना तो 1974 में ऑस्ट्रेलिया का एक कीबोर्ड जगह है जिसको पहला, विश्व में पहला आर्द्र भूमि संरक्षित किया गया। और जो भारत में कह देंगे तो सबसे पहला चिल्का झील 1981 में, लेकिन हस्ताक्षर हुआ 82 में और 1981 में। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि भारत में सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। समझ रहे ना? तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। अभी तक भारत में 75 ऐसी जगह है जो आर्द्र भूमि में शामिल है। सबसे लास्ट वाला सालबुग जम्मू कश्मीर वाला। क्वेश्चन, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिए थे टेंसले साहब, और जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किया हैकल साहब। तो कह देगा पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? खुला तंत्र है, और जबकि पर्यावरण बंद तंत्र है। बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील, डिपोर झील किस राज्य में है? तो नाम ही से लगता है कि ये ससुरा असम होगा। तो डिपोर झील 19 अगस्त 2002 को ये आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अभी हाल ही में 69वीं बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसका ट्रिक है स्पोर्ट। क्या है? स्पोर्ट। एस से संग्रह क्षेत्र, पी से पेंशन रुपया पैसा, ओ से ओथ यानी शपथ, आर से राज्यसभा सीटों का आवंटन, टी से एसटी एससी। समझ रहे ना? एकदम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिलान करना है। मौलिक अधिकार ये हो जाएगा भाग 3, मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 के क, निर्वाचन 15 और आपात उपबंध ये हो जाएगा 18। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से, निर्वाचन कहां से? अमेरिका से भी कुछ और कुछ आयरलैंड से, आपात उपबंध जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपात आ जाएगा तो अमेरिका यानी यूएसए। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर न्यायिक समीक्षा है। मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई जो कि अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 137 में इसका चर्चा है। और ऐसे में याद रखेंगे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14। जब भी आर्टिकल 14 आ जाएगा इससे पता चलेगा विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह देगा तो जापान से। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? एक तो मंत्री परिषद और दूसरा राज्य की बात कहा तो विधानसभा न हो जाएगा। जबकि केंद्र में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। कह देगा कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति। तीनों चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर। अभी बीपीएससी टीआरई 2 में 9th-10th के पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन यहां कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, विधायक जी का चुनाव लड़िएगा 25 वर्ष, सांसद यानी मोदी जी राहुल गांधी का चुनाव लड़िएगा 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़िएगा 30 वर्ष न्यूनतम, राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया?
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को यह लागू होता है। और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि राज्य चुनाव आयोग की भी बात की गई इसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो भारतीय का मूल अधिकार नहीं है तो ये हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसलिए ही नहीं हुआ, यहां प्रतिबंध है। ये तो शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, आर्टिकल 30 में है, लेकिन प्रतिबंध की बात तो नहीं कहा गया है, इसलिए नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है तो ये हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ये तो जब संविधान लिखा रहा था तो आर्टिकल 280 यही ना कहता है वित्त आयोग, लेकिन दो गो नहीं है। इसका मतलब क्या, वित्त आयोग संसद नियुक्त करता है? नहीं, ये तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसके बाद कहता है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं? नहीं, इसमें 1+4 सदस्य, यानी एगो अध्यक्ष होते हैं और 4 गो क्या होते हैं, सदस्य। इस 4 में 2 गो अस्थायी और 2 गो अस्थायी होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। कैग अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, जांच कौन करती है तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसका स्थापना 1921 में होता है। और कैग जिस रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और जबकि लोक लेखा समिति रिपोर्ट देता है स्पीकर को। और कैग और लोक लेखा समिति ये दोनों आपस में मित्र है। कहिएगा कैसे, जो भी सत्ताधारी है, यानी अभी बीजेपी की सरकार है, तो ये दोनों देखेगा कि बीजेपी कहां कहां पैसा खर्च कर रही है, समझ रहे ना। तो कैग भी देखता है और लोक लेखा समिति विपक्ष के नेता होते हैं, तो ये तो देखबे ना करेगा जी। तो दोनों आपस में मित्र है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया। तो ये हो जाएगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से 1296 तक इसका शासन रहता है। और ये किलो खरी जो राजधानी बनाया 1290 में बनाया, ध्यान रखेंगे। अगला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, और सैयद वंश कब से कब तक चला, 1414 से 1451 तक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला मतलब लाल किला, जामा मस्जिद, बहुत सारा चीज बनवाए, समझ रहे, ताजमहल, ये कौन है, शाहजहां। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग कह दे तो जहांगीर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का चित्र स्वर्ण युग कह दे तो ये हो जाएगा अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल में, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। और गाया और नालंदा के ताम्रपत्र से यह पता चलता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। आगे बढ़ते, शतपथ ग्रंथ, आगे बढ़ते, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सामवेद का पंचविश होता है, षड्विश होता है, अथर्ववेद का गोपद होता है। ठीक है, ऋग्वेद का क्या होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए ना। आगे बढ़ते, कहता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण हो जाएगा मौर्य वंश से। गुप्त वंश किससे है तो वायु से। सतवाहन किससे है, मत्स्य पुराण से। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहता है मैसूर युद्ध, एक होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, एक होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्या कह रहा है, मैसूर युद्ध। तो ये कब हुआ था, 1780 से 1784। उसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया, टीपू सुल्तान के बाबूजी। और ये उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में चला और उस समय लॉर्ड बेलेजिली था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। नौसेना विद्रोह
1946 में बंबई में, एकदम सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना में, जो कि नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे, जेपी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, एकदम सरदार पटेल। पूना पैक्ट 1931 में, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये 1932 में न हुआ। इसी बार क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आया था कि पूना पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, ध्यान रखेंगे। कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, तो ये 12वां अधिवेशन था। 12वां अधिवेशन 1896 का वो दिन जब रहमतुल्लाह सियानी कोलकाता में अध्यक्षता कर रहे थे, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको गाया, ठीक है। लिखा कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी। कितना समय गाने में लगता है, 65 सेकेंड, ध्यान रखेंगे। अगला है समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन है। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी, ठीक है। समाचार दर्पण आखिर है क्या, ये पहला बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था जो 1828 में पब्लिश हुआ पत्रिका के रूप में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पर्वतों पर अनाच्छादित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। आप जानते हैं कि सूरज का किरण ऊपर से ना आता है, तो पर्वत की चोटी कहाँ है, ऊपर। जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह का दिखिएगा तो ऊपर ना है जी, कंचनजंगा का कीटू। लेकिन फिर भी एक साथ हिम नहीं पिघलता है, कारण क्या है, तो ये है कि इसमें जो है ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। हिम क्या है, चमकीला है, व्हाइट सतह है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है, इसलिए नहीं पिघल पाता एक साथ। नहीं तो पिघल जाता तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता। पता लगता कि जो जकार्ता इंडोनेशिया वाला 2030 में डूबने वाला है, उसका सूरा अभी समाप्त हो जाता। हालांकि मुंबई भी खतरा में है। आगे है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर आमतौर पर सभी घरों में होता है, और जिसके पास नहीं है तो दहेज वगैरह मिलने नहीं जाता है। तो रेफ्रिजरेटर इसमें खाद्य पदार्थ जो भी रखते हैं उसके लिए सफिशिएंट तापमान कितना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री, 4 डिग्री, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। एक तो बात कहा गुरुत्वाकर्षण बल, और उसमें भी सबसे कम। सबसे कम कह देगा तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर। लेकिन शून्य कह देगा, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य कहां होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। सबसे ज्यादा कहां होगा, ध्रुव पर। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कहता है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जी, तो ये हो जाएगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। और हल्दी के बारे में जानेंगे कि ये ताना है और किस प्रकार का है, प्रकंद। हल्दी और अदरक प्रकंद है, जबकि प्याज और सलजम क्या है, सलकंद है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ये होता है पारा वाष्प एवं आर्गन। आप जब भी देख रहे होंगे मार्करी और ट्यूबलाइट अपने घरों में, तो उसमें पारा वाष्प ना होता है। बारात वगैरह में देखते पहले मार्करी चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ये हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव, बहुत कौन में छोटे छोटे चमकता है। तो टिंडल प्रभाव, कितने ऐसे पदार्थ है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, तो उस चीज को जान लेना जरूरी न है। दूध, कोहरा, आकाश, धुंध, गोल्ड सोल, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर साहब ने किया था। और डीएनए बना किसका होता है, प्रोटीन का, ध्यान रखेंगे। और केंद्रक डीएनए में पाया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछते रहता है। क्वेश्चन कहता है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है, तो निम्न में से कौन है, प्लेस्टिड। प्लेस्टिड क्या होता है, लवक। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, समझ रहे ना, वर्णक लवक। आगे बढ़ते, कहता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन।
जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। कमी हो जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा, और इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जंतु कह देगा तो ये हो जाता है ऑर्थोपोडा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पादप किस ग्रुप में पाया जाता है? थाइलोफाइटा। कौन फाइटा? थाइलोफाइटा। इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड जब भी आ जाए तो अग्नाशय होगा, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कह देगा तो ये हो जाता है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि तो ये होता है यकृत। तीनों चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो ये किया था नील्स बोर साहब। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिए थे 1911 ईस्वी में। इन्होंने पहली बार एक सोने की पतली परत पर बम्बार्डिंग कराया। किसका? अल्फा कणों का, ठीक है। इस चीज को भी, हालांकि इसमें कुछ गलतियां थी रदरफोर्ड में, तो वो नील्स बोर बहुत ज्यादा सुधार किए। इसमें भी कुछ गलती थी तो आगे होता चला गया, वो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अल्कोहल के ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में गरम एल्यूमिना। गरम एल्यूमिना ध्यान रखेंगे। कहता है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग या करता है या हटाता है? तो ये हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा, ठीक है। स्कंदन किसके? फिटकिरी वगैरह आता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, ठीक है। कबूतर पक्षी जो है शांति का प्रतीक है, सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, सही है। यही ओलिव की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट कहता है दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का मोती मस्जिद का मतलब हुआ कि लाल किला में बनवाया गया था, और वो बनवाया था औरंगजेब, ठीक है। और जब दशक की बात करेंगे तो 1659 से 60 ईस्वी में ये बनवाया औरंगजेब। लेकिन जामा मस्जिद जो कि आगरा में बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। सारा चीज हम लोगों ने देखा एक एक करके, और एक बार अगर गड़बड़ हो तो फिर से देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।